तो गाइज एमसीयू के फेज 3 तक हमें एवेंजर्स की एक मूवी देखने की आदत तो पड़ ही गई थी, लेकिन एमसीयू का फेज 4 ही एक ऐसा फेज था जिसमें हमें कोई भी एवेंजर्स की मूवी देखने को नहीं मिली थी। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तरह ही इस एवेंजर्स के इवेंट को तुम लोग भी बहुत मिस करते होंगे। लेकिन फिकर नॉट, अब हमारे पास आ रही है एमसीयू में थंडरबोल्ट्स की टीम। अब तक तो इसके बारे में तुमने सुन ही लिया होगा। तो आखिरकार ये थंडरबोल्ट्स है क्या और क्यों हमें ये एवेंजर्स के लेवल का इवेंट दे सकती है, तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अब यहाँ तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। और मेरे चैनल की बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस को भी चेकआउट करो, प्लेलिस्ट बहुत ही मज़ेदार है। तो इससे पहले हम एमसीयू में थंडरबोल्ट्स को डिस्कस करें। आओ पहले थंडरबोल्ट्स की कॉमिक्स में हिस्ट्री जान ले। आखिरकार सारी चीज़ें कॉमिक्स से ही तो शुरू होती हैं। तो थंडरबोल्ट्स की सबसे पहली अपीयरेंस होती है इनक्रेडिबल हल्क की कॉमिक्स के इशू 449 में, और इसे क्रिएट किया था कर्ट बुसिक एंड मार्क बैगली ने। तो जब कॉमिक्स में एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर मार्वल के विलन ऑनस्लॉट के द्वारा मारे जाते हैं, तब थंडरबोल्ट्स को एज सुपर हीरो कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन हमसे ये बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं गई कि थंडरबोल्ट्स असल में एक सुपर विलन्स की टीम है और वो पब्लिक का ट्रस्ट गेन करना चाहती थी और शील्ड की सारी इंफॉर्मेशन बाकी क्रिमिनल्स को बेचना चाहती थी। और इस सबसे पहली थंडरबोल्ट्स टीम का लीडर था बैरन ज़ीमो, जिसे हम कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देख चुके हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ज़ीमो का थंडरबोल्ट्स को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को कवर कर सके। लेकिन जब सुपर हीरोज का नाटक करते करते हमारी थंडरबोल्ट्स की टीम सच में ह्यूमैनिटी को बचाने लगी, तो उन्हें ये लगने लगा कि सुपर हीरोज बनना ज़्यादा अच्छा है क्रिमिनल से, और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को छोड़ देंगे और एज सुपर हीरोज काम करेंगे। लेकिन बैरन ज़ीमो को उनका ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उनकी विलन की आइडेंटिटी पूरी पब्लिक के सामने रिवील कर देता है, जिसकी वजह से थंडरबोल्ट्स को छुपना भी पड़ जाता है बाद में। तो ये तो था थंडरबोल्ट्स का कॉमिक्स से रिलेटेड ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इसी वजह से थंडरबोल्ट्स कॉमिक्स में कई बार एज विलन और कई बार एज एंटी हीरोज भी दिखाई गई है। तो अब बात कर लेते हैं थंडरबोल्ट्स की एमसीयू में। आखिरकार हमें एमसीयू में कौन कौन से मेंबर्स थंडरबोल्ट की टीम में दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहले एमसीयू में थंडरबोल्ट की टीम मेंबर की बात करें तो वो रहने वाली है नताशा रोमानोफ की अडॉप्टिव सिस्टर येलेना बेलोवा। लीना को हम ब्लैक विडो की मूवी में देख चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये अपने काम में कितनी माहिर है और कैसे ये क्लिंट बार्टन को भी फाइट में एक कड़ी टक्कर देती है, जब स्नैप के बाद इसे नताशा रोमानोफ की डेथ का कारण क्लिंट बार्टन बताया जाता है। लेकिन बाद में क्लिंट इसे सब कुछ क्लियर कर देता है और नताशा की डेथ का असली रीजन बता देता है। और एमसीयू में मोस्ट प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स को यही ब्लैक विडो लीड करेगी। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं हमारे विंटर सोल्जर बकी बार्न्स की। तो इस कैरेक्टर के बारे में तो मुझे आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि कैसे पास्ट में बकी को हाइड्रा ने एक एज अ वेपन यूज किया और उसे एज अ किलिंग मशीन कई सारे कांड करवाए गए। और हम ये भी जानते हैं कि बकी आज भी उस चीज से बाहर नहीं आ पाया है। और बकी को हम लास्ट टाइम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में देख चुके हैं, लेकिन अब ये थंडरबोल्ट्स की मूवी में रिटर्न करेगा। तो नेक्स्ट मेंबर की अब हम बात कर लेते हैं रेड गार्डियन। तो अलेक्सी शोस्ताकोव एक रशियन टेस्ट पायलट होता है जो कि बाद में जाकर बनता है रेड गार्डियन। ये इस थंडरबोल्ट्स की टीम का तीसरा सुपर सोल्जर रहने वाला है और बेसिकली ये एक रेड कैप्टन अमेरिका होता है, जहां पर इसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल कैप्टन अमेरिका जैसी होती है पर रेड कलर। तो रेड गार्डियन को भी हम ब्लैक विडो की मूवी में देख चुके हैं और ये भी काफी स्किलफुल फाइटर रहता है। तो अब देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स की मूवी में ये कैरेक्टर हमें क्या कमाल करके दिखाता है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं गोस्ट की। तो गोस्ट को हमने एंटमैन एंड द वास्प मूवी में काफी अच्छे तरीके से देखा है, जहां पर मुझे लगता है कि ये थंडरबोल्ट्स की सबसे यूनिक पावर वाली मेंबर रहने वाली है, जहां पर घोस्ट को उसकी पावर्स एक क्वांटम एक्सीडेंट के चलते मिली थी जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ भी हो गई थी। घोस्ट अपनी पावर्स से खुद को या फिर किसी भी चीज को इनविजिबल या इंटेंजिबल कर सकती है क्वांटम लेवल्स पे। तो हाँ, थंडरबोल्ट्स में इस कैरेक्टर को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टास्क मास्टर की। तो टास्क मास्टर को भी हम ब्लैक विडो की मूवी में देख चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये अपनी टीम की सबसे स्किलफुल फाइटर्स में से सबसे ऊपर रहने वाली है, जहां पर अपनी फोटोजेनिक मेमोरी और रिफ्लेक्सेस की हेल्प से टास्क मास्टर किसी के भी फाइटिंग स्टाइल और फाइटिंग मूव्स को कॉपी कर सकती है। तो हाँ, टास्क मास्टर को 1-on-1 कॉम्बैट फाइट में हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थंडरबोल्ट्स की मेन मेंबर वैलेंटीना अलेग्रा डी फोंटेना की। तो वैलेंटीना को रिसेंटली ही एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया है और यही वो मिस्टीरियस वुमन है जो एंटी हीरोज के साथ काम करती है। तो वेल हमें ब्लैक विडो, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और रिसेंटली में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी दिख चुकी है। और वेल ही वो वुमन होती है जो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में यूएस एजेंट को रिक्रूट करती है। और वेल ने ही येलेना को नताशा की डेथ का रीजन क्लिंट बार्टन बताया था। तो हाँ, सारे प्रसाद की जड़ ये ससुरी ही है और वेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है थंडरबोल्ट्स मूवी में, जहां पर ये थंडरबोल्ट की टीम को कमांड करेगी। और साथ में अगले मेंबर की बात करूं तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि हमें हैरिसन फोर्ड एज जनरल थंडर रॉस भी इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि जनरल थंडरबॉल्ट्स कॉमिक्स में रेड हल्क होते हैं और रेड हल्क भी थंडरबोल्ट्स का पार्ट होता है कॉमिक्स में। और हम ये तो जानते ही हैं कि विलियम हर्ट जो कि एमसीयू में थंडरबॉल्ट्स का रोल प्ले करते थे, उनकी रिसेंट में ही डेथ हो चुकी है, तो इसीलिए थंडरबॉल्ट्स के लिए न्यू कास्टिंग की तो ज़रूरत है ही। तो आगे अब बात कर लेते हैं यूएस एजेंट की। तो इस कैरेक्टर को हमने सबसे पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज़ में देखा था और ये कैरेक्टर थंडरबोल्ट्स की मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और ये हमारी इस लिस्ट के 3 सुपर सोल्जर्स में से एक है। अब बात इस कैरेक्टर की करें तो ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका जैसे महान काम करके सुपर हीरो तो बनना चाहता है, लेकिन ये अपने गुस्से पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से काफ़ी बार गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन इस कैरेक्टर में अच्छाई छुपी हुई है और इसमें भी थंडरबोल्ट्स की टीम का लीडर बनने की काबिलियत है। तो भाइयों, ये तो थे सभी पॉसिबल मेंबर्स जो हमें थंडरबोल्ट्स की टीम में दिख सकते हैं। और इसके साथ ही रिसेंट में रेड गार्डियन का रोल प्ले करने वाले एक्टर डेविड हार्बर ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि थंडरबोल्ट मूवीज में हमें काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेगी और ये एक फेज का बहुत ही तगड़े तरीके से एंड करेगी। और इस मूवी को हम किसी भी सुपर हीरो मूवी से ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि एंटी हीरोज और सुपर विलन्स किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते। तो हाँ, अगर टीम इतनी तगड़ी है तो हमें इसमें विलन भी एक बहुत ही तगड़ा चाहिए और रिसेंट में रूमर्स के मुताबिक हमें इसमें सेंट्री एज अ मेन विलन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये न्यूज़ सुन के मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि साला सेंट्री थंडरबोल्ट्स की मूवी का मेन विलन कैसे रह सकता है। माना कि थंडरबोल्ट्स की टीम बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सेंट्री एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है अगर आपने कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, और वो पूरी की पूरी थंडरबोल्ट्स टीम के लिए अकेला ही काफ़ी है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर अब सेंट्री इसमें मेन विलन रहता है तो उसे किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। बस मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि उस कैरेक्टर का मजाक ना बनाया जाए। तो हाँ, अगर आप नहीं जानते हो कि सेंट्री कौन है तो टेंशन मत लो यार, क्योंकि अगली वीडियो मेरी सेंट्री के ओरिजिन पे ही होने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि अगली वीडियो सेंट्री पे ही आने वाली है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।